लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में चुनाव के लिए उपयोग होने वाले संसाधन, मशीनरी, उसके रख रखाव में इतनी लापरवाही जानबूझ के हो रही है या अनजाने में हो रही है, जो भी हो, लेकिन इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये कोई हंसी का खेल नहीं, ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा, या वास्तव में इस देश में लोकतंत्र का अभिनय चल रहा है। और जहां अभिनय चलता है तो चीजें गुम होती रहती हैं। परंतु जहां लोकतंत्र की गंभीरता को समझा जाता है, वहां चीजों के रख रखाव पे और खास तौर से ईवीएम के रख रखाव पे, जिस ईवीएम का फुल फॉर्म बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या उसका फुल फॉर्म बदल गया है? एवरी वोट मैन हैंडल हो गया है, जिसकी वजह से देखिए 2014 के बाद या 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर के ईवीएम का सड़क पे मिलना, किसी गाड़ी में मिल जाना, किसी ट्रक में मिल जाना, फिर दूसरे ट्रक पलट जाना, पलटे हुए ट्रक पे दूसरा बगल से गुजरता हुआ ट्रक सारे ईवीएम को रौंदता हुआ निकल जाए, ये सब आखिर क्या है? क्या है इसके मायने? जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने की, चुनावी प्रक्रिया को फ्री एंड फेयर करने की, क्या वो नाकामी क्या वो असफल साबित हो रहे हैं? क्या वो जानबूझ करके असफल साबित हो रहे हैं? इस पर एक चर्चा करेंगे। और चर्चा को जो पहलू है, चर्चा को विषय है, उस पे आगे ये भी बढ़ाएंगे कि आज जिस पर चर्चा करेंगे, ये हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, वो कहती है सबका साथ। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे, क्या सबका साथ, खास का विकास और ईवीएम पे ही विश्वास है क्या? मैं हूं गौतम राणे सागर और आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम दर्द भारत न्यूज चैनल पे, जिसका नाम है उड़ान सोच की। एक यही ऐसी चीज है जो आपको परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकती है, सामर्थ्य प्रदान कर सकती है, शक्ति प्रदान कर सकती है, और वो है आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स की, सकारात्मक सोच की, और ऐसी सकारात्मक सोच की कि जब बड़े बड़े काम आए, जब भी मुसीबत आए, कोई भी मुसीबत दरवाजा खटखटाए, तो आप में इतना अदम्य साहस होना चाहिए। अदम्य साहस तब दिखेगा जब आप में आत्मनिर्भरता है और आप वेल कॉन्फिडेंट हैं, तभी अदम्य साहस दिखेगा। जब भी कोई मुसीबत दरवाजा खटखटाए तो आप उसकी आंखों में आंखें मिलाकर के कहें कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू कैन नॉट एंटर हियर, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू बिकॉज आई एम नॉट वीक, आई एम नॉट वीक, and you will not be permitted enter in my house, in my country, in my nation. आपको किसी भी तरह से मेरे राष्ट्र में घुसने नहीं दिया जाएगा, और जिस तरह से अनावश्यक रूप से आप घुसते हैं वो तो बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। और हमें डरा के घुसते हैं तो अब वो आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अगर डराने की चाहत है तो हमें आपसे संघर्ष करने की भी चाहत है। ये देश की मांग है, ये राष्ट्र की मांग है, ये देशवासियों की सुरक्षा की मांग है, उनके अधिकारों की मांग है। यही लोकतंत्र है, यही चुनावी प्रणाली है, जो चुनावी प्रणाली अगर सही में सत्ता में लोग आ जाएं, सही लोग सत्ता में आ जाएं, तो देश में जो लोग
विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं या उनको जुड़ने नहीं दिया गया है, शिक्षा से वंचित किया गया है, वंचित रखा गया है, संसाधनों से वंचित रखा गया है या वंचित किया गया है, उन लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। अगर किसी चीज की जरूरत है तो जरूरत सिर्फ दृढ़ता की है, कॉन्फिडेंस की है, और ये बताने की जरूरत है कि आई एम द पर्सन हु कैन डू इट। चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों न हो, वो हम ही कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि ईवीएम के रखरखाव पे, ईवीएम के संचालन पे, ईवीएम के प्रयोग पे, और खास तौर से तो आजकल जो चरित्रहीन हो रही ईवीएम, उसकी चरित्रहीनता पे भी चर्चा करना आवश्यक है, एक नजर डालनी आवश्यक है, उसके चरित्र के बारे में प्रकाश डालना आवश्यक है, उसके चरित्र को लिखना भी आवश्यक है। और जब तक उसका चरित्र नहीं लिखा जाएगा तब तक इस देश के चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी नहीं बनाया जा सकता, निष्पक्ष नहीं बनाया जा सकता। चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो, यही तो लोकतंत्र चाहता है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा रोल होता है। तो आज जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास एक्स्ट्रा ईवीएम है? जितना जो लॉ मिनिस्ट्री बताती है, उस लॉ मिनिस्ट्री की तुलना में इलेक्शन कमीशन के पास ईवीएम एक्स्ट्रा है, और वो एक्स्ट्रा ईवीएम लॉ मिनिस्ट्री के पास डिटेल उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। वो किसी को खुश करने के लिए क्या सप्लाई किए जाते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं? यदि ऐसा होता है तो ये लोकतंत्र के हत्या करने की कोशिश हो रही है। और लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है वो लोकतंत्र को संभाल करके रखें। इस पर एक आरटीआई के आधार पे जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, उन आंकड़ों को आपके सामने रखना आवश्यक है, देश के सामने रखना आवश्यक है। देशवासियों को जानना चाहिए, देशवासियों का यह अधिकार है कि इस देश में क्या क्या खेल हो रहा है और उनके हित के खिलाफ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, ये भी जानने का हक है। एक आरटीआई की रिप्लाई में जो मनोरंजन राय, उनके जवाब में, उनके आरटीआई का जो प्रश्न उन्होंने किया, उसके जवाब में जो विधि मंत्रालय ने आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, वो आंकड़े उपलब्ध विधि मंत्रालय ने कराए हैं। ये आंकड़े विधि मंत्रालय ने नवंबर 1, 2017 को उपलब्ध कराए हैं, जिसमें विधि मंत्रालय कहता है, न्याय मंत्रालय कहता है कि 13,95,306 बैलेटिंग यूनिट्स और 9,30,716 कंट्रोल यूनिट्स, मतलब सीयू, ये ईवीएम परचेज किए गए हैं। इस आंकड़े के मुताबिक 23,26,022 पीस ईवीएम के जो बैलेटिंग यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है, दोनों को मिलाकर के परचेज किए गए हैं। लेकिन उलट क्या होता है, ठीक एक महीने के बाद यानी कि दिसंबर 11, 2017 को इलेक्शन कमीशन आरटीआई के जवाब में लिखता है, जो डाटा उपलब्ध कराता है, जो जानकारी उपलब्ध कराता है, वो कहता है कि हमारे पास जो ईवीएम उपलब्ध है उनकी संख्या 38,82,386 है। और इन ईवीएम को खरीदने के लिए हमने 2 पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट्स हैं, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बंगलुरु के, उन्होंने हमें जो बैलेटिंग यूनिट सप्लाई किया है वो 10,05,000
662 बैलेटिंग यूनिट सप्लाई किया है और 9,28,049 CU मतलब कंट्रोल यूनिट उपलब्ध कराया है, जिसका टोटल आंकड़ा होता है 19,33,711। और जबकि इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद ने जो ईवीएम उपलब्ध कराए हैं उनकी संख्या है 10,14,644 बैलेटिंग यूनिट और 9,34,031 कंट्रोल यूनिट, जिसका टोटल बनता है 19,48,675 पीस। अब इन दो कंपनियों के टोटल को अगर हम देखें तो 38,82,386 पीस होता है। जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं विधि मंत्रालय द्वारा 23,26,022 के, उसके मुताबिक 15,56,364 ईवीएम एक्स्ट्रा हैं इलेक्शन कमीशन के पास। अब यहां प्रश्न उठता है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास जितने ईवीएम है वो न्याय मंत्रालय को पूरा उसका डिटेल नहीं भेजता है, या ईवीएम के जो डिटेल्स हैं वो न्याय मंत्रालय को कुछ भेजता है, अपने पास कुछ रखता है? तो अगर ये देखा जाए तो दोनों के आंकड़े में जो अंतर है, और अंतर इतना है मात्र 1 महीने का गैप है। अगर इस महीने एक ही महीने में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर इतनी ईवीएम और खरीदता तो क्या लॉ मिनिस्ट्री को उसका जवाब देता या नहीं देता? अब ये आंकड़े और भी हम उठा करके देखें कि लेटर ऑफ इंटेंट कब कब इन कंपनियों ने, इलेक्शन कमीशन ने इशू किया है, जिनसे ईवीएम लेना है भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से, इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से, कब कब लेटर इशू किया है। तो अगर इसमें देखें तो अगस्त 2016 को जो एक लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, वो लेटर इशू किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 2016 को, जिसमें उसने ऑर्डर दिया है 5,50,000 बैलेटिंग यूनिट का और 5,45,000 कंट्रोल यूनिट का। टोटल संख्या जो होती है 9,95,000 की होती है, जिसमें से आधा भाग भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को करना था, यानी आधी मशीनें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को उपलब्ध करानी थी और आधी मशीनें इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को उपलब्ध करानी थी। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिर एक लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया मार्च 3, 2017 को, जो इन दो कंपनियों को आदेशित किया गया था कि इन्हें जो सप्लाई करनी है 4,10,000 बैलेटिंग यूनिट सप्लाई करनी है और 3,14,000 कंट्रोल यूनिट सप्लाई करनी है, जिसका टोटल बनता है 7,24,000। ये 2017 और 18 के लिए ये लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया गया था। इसके फुलफिलमेंट में जो लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया गया उसके कंप्लीशन में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने जो सप्लाई किया वो 2,05,000 बैलेटिंग यूनिट का और 1,57,000 कंट्रोल यूनिट की सप्लाई उसने किया भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की, यानी 3,62,000 की सप्लाई किया। जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो सप्लाई किया वो 2,17,653 बैलेटिंग यूनिट का और 35,858 कंट्रोल यूनिट का, यानी 2,71,653 2,71,653 मशीन सप्लाई किया इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने और 3,62,000 मशीन सप्लाई किया भारत इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड ने।
भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने। अब इसको अगर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो जो लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया है इलेक्शन कमीशन ने और जो सप्लाई किया है इन दोनों कंपनियों ने, प्राइवेट सेक्टर यूनिट की दोनों कंपनियों ने, इसमें जो अंतर आ रहा है, यानी इन दोनों कंपनियों ने 90,347 मशीनें कम इशू की है, कम सप्लाई किया है। ऐसा क्यों? इसके कारण क्या है, इसके तह में जाने की जरूरत है। इन कारणों पे जरूर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जो लेटर ऑफ इंटेंट इशू होता है, सप्लाई उसी के मुताबिक होती है, न एक मशीन कम हो सकती है, न एक मशीन ज्यादा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये लोग सप्लायर हैं, ये मैन्युफैक्चरर हैं, और मैन्युफैक्चरर को जितना ऑर्डर दिया जाता है उतनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। शक ये भी उठता है कि ये इलेक्शन कमीशन के पास इतनी मशीनें आई, 90,347 मशीनें, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने निश्चित तौर पे उतना ही बनाया होगा जितना लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो क्या 90,347 मशीनें मिसिंग हैं, या किसी और को बेची गई है? वो बेची गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, या भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा? किसने बेची है? एक और आरटीआई में एक और जवाब जानने की कोशिश की गई, ताकि ये पूरा पिक्चर साफ हो जाए कि आखिर ये वजह क्या है, इस वजह ऐसी ऐसे ऐसे कारण क्यों बन रहे हैं, ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। तो यूनियन जो हमारे केंद्रीय न्याय मंत्रालय है, उन्होंने जवाब दिया कि चूंकि 1989 से ही प्रचलन में ईवीएम आया है, तो उसमें पूछा गया कि 1989 से 2010 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितनी मशीनें रिसीव की। तो जवाब बताया गया कि 1,61,043 मशीनें उस समय तक, यानी कि 1989 से लेकर के 2010 तक रिसीव की। आगे ये कहते हैं, पूछा जाता है कि 2010 से 2017 तक फिर कितनी मशीनें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खरीदा। भारत इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से कितनी और मशीनें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आई। तो उसमें जवाब आता है न्याय मंत्रालय का कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो मशीनें मिली हैं वो 18,05,182 बैलेटिंग यूनिट और 11,82,367 कंट्रोल यूनिट है। लेकिन इसी का जवाब पलट देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ मिनिस्ट्री कुछ जवाब देती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ जवाब देता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब देता है आरटीआई में कि 2 जून 2017 को जवाब देता है कि 1989 से 2010 तक हमने जो हमने जो मशीनें ली हैं वो 1989 से 2010 तक 8,09,806 बैलेटिंग यूनिट और 8,09,806 कंट्रोल यूनिट। तो इसमें थोड़ा मिसिंग भी हो सकता है कि ये जो हमने बताया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो ईवीएम उनके पास 1989 से 2010 तक था, तो वो बढ़ सकता है। 1,61,000 ईवीएम बताया, बाकी भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से आया था। तो अब इसका जवाब हम ये कह रहे हैं कि जब इसी का जवाब लॉ मिनिस्ट्री के अलावा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब मांगा गया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि 8,09,806 मशीनें बैलेटिंग यूनिट और उतने ही मशीनें कंट्रोल यूनिट और प्लस 10,000 वीवीपीएटी वीपैट जिसको हम बोलते हैं 2014-15 में ये उन्होंने लिया, उन्होंने खरीदा। 2004-5 में ये कहा गया कि 91,055 बैलेटिंग यूनिट
एंड 91,050 कंट्रोल यूनिट। जो इन दोनों कंपनियों ने दिया बेचा है वो डिफरेंट जो स्टेट के इलेक्शन कमीशन होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, उनको बेचे हैं। 2014-17 में इन्होंने ये कहा कि 1,09,075 बैल्टिंग यूनिट एंड 2,94,337 टोल यूनिट वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को बेचा है। एक इंपॉर्टेंट टैली और भी करने की जरूरत है जो इसको इस पिक्चर को संभवतः क्लियर कर देगा, साफ कर देगा, क्योंकि पेमेंट भी गया होगा। पेमेंट के आंकड़े अगर दोनों को टैली किए जाए, इसमें हो सकता है कि जो हमारे न्याय मंत्रालय ने जो जवाब दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो जवाब दिया है, दोनों में जो अंतर है, जो विभिन्नताएं हैं, जो भिन्नताएं हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए आखिर कैसे किया जा सकता है। तो उसका एक ही तरीका हो सकता है कि पेमेंट कितना किया गया है और इन दोनों कंपनियों को पेमेंट कितना मिला है, उससे भी एक आंकड़ा अगर आ जाए तो मेरे ख्याल से पिक्चर साफ हो जाएगी। और पिक्चर साफ करना जरूरी है। किसी पे यूं ही प्रश्न चिन्ह लगा देना, उस पे अंगुलियां उठा देना, उसके नैतिकता पे, उसके चरित्र पे लांछन लगाना कहीं से भी उचित नहीं है और ऐसा हम कभी प्रयास करेंगे नहीं। भारत से हमें प्रेम है, भारत से लगाव है, भारत की एकता से लगाव है, भारत की ईमानदारी से लगाव है, भारत की संस्थाओं पे बड़ा भरोसा है। हो सकता है कुछ गंदे लोग आ जाते हैं, टीएन शेषन भी कभी चुनाव आयुक्त थे और जिनसे थर 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 कांपते थे, पूरा का पूरा नेता नगरी कांपता था, वो भी एक चुनाव आयुक्त थे। लेकिन आजकल सुनील अरोड़ा जैसे भी चुनाव आयुक्त हैं, शायद जिनको पता ही नहीं रहता कि चुनाव की डेट उनको क्या अनाउंस करनी है। 2019 का जब चुनाव अनाउंस करने आए थे वो लोकसभा का, तो आप उस पिक्चर को उठा करके देख लीजिए तो आपको पता लगेगा कि शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि कौन कौन सा डेट चुनाव का उन्हें अनाउंस करना है। और जब वो टेबल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे तब उनको पेपर पकड़ाया गया और उनके सबॉर्डिनेट ने ये बताना शुरू किया कि साहब पहले ये पढ़िए, पहले ये पढ़िए, पहले ये पढ़िए, क्योंकि उन्होंने पहले देखा नहीं था तो जो सामने आता था वही पढ़ते चले जाते थे। तो पता ही नहीं लगता था कि हाथी की पूंछ पहले बनानी है या भैंस की पूंछ पहले बनानी है या उसका थूथन पहले बनाना है। तो वो उसी तरह से पढ़ते चले जाते थे, उनको बताया जाता था। तो ऐसे भी इलेक्शन कमीशन है जिनको खुद भी नहीं पता रहता कि इलेक्शन के डेट क्या होंगे, तो उनको क्या पता होगा कि मशीनें कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही हैं। तो इस टैली को प्रस्तुत करना भी जरूरी है। 2006 से 2006 और 7, 2016 और 17 जो ईवीएम खरीदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पेमेंट किया है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को, वो पेमेंट किया है 536 करोड़ 60,17,485 रुपया। लेकिन मजे की बात यह है कि उसी समय भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये दिखाता है, अपने एनुअल रिपोर्ट में शो करता है कि हमने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मशीनें सप्लाई की है, ईवीएम सप्लाई किया है, वो 652 करोड़ 56,64,000 का सप्लाई किया है। भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को 116 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 116 करोड़ रुपए कम पेमेंट किए हैं। तो इन दोनों पेमेंट में अगर इलेक्शन कमीशन ने 536 करोड़ की ही मशीनें खरीदी तो बाकी 116 करोड़ की मशीनें किसने खरीदी? प्रश्न ये उठता है। अब बार बार प्रश्न उठता है कि लोग ये कहते हैं कि ईवीएम हमारे देश में जर्मनी, जापान, आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज ये कहते हैं कि ईवीएम बैन कर देना चाहिए क्योंकि इससे फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता।
इसमें मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत हैं। फ्री और फेयर इलेक्शन जरूरी है, इसलिए ईवीएम को बैन कर देना चाहिए और उसके प्रोसेस कर रहे हैं। और जब एक बार सुब्रमण्यम स्वामी 2009 में जब वो पिटीशन फाइल कर रहे थे ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम के हैकिंग के खिलाफ, टेम्परिंग के खिलाफ, और ये मानते थे कि ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है, तब सुब्रमण्यम स्वामी ने जापान से चिप बनाने वाली कंपनियों से बात करके, जापान के शासकों से बात करके पूछा था कि आप अपने यहाँ ईवीएम का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि हम पागल, जापान के लोगों ने जवाब दिया कि हम पागल हैं क्या, ईवीएम तो हैक हो सकती है, टेम्पर किया जा सकता है, वल्नरेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, तो ईवीएम से हम क्यों चुनाव कराएंगे। लेकिन हमारे देश में बार बार यही कहने की कोशिश की जा रही है कि ईवीएम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता, ईवीएम चरित्रवान है। लेकिन 2009 में यही ईवीएम चरित्रहीन थी, इतनी चरित्रहीन थी कि उसको जलील किया गया, दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जलील किया गया, सुप्रीम कोर्ट में जलील किया गया, उसके खिलाफ उसके चरित्र के वर्णन पे किताब लिखी गई, डेमोक्रेसी एट रिस्क। जीवीएल नरसिम्हन जो आजकल उनके प्रवक्ता हैं भाजपा के, उन्होंने लिखी और उन्होंने बताई कि ये ईवीएम का कितनी चरित्रहीन है, ईवीएम से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये कहा जाता है कि ईवीएम को किसी भी तरह से हैक नहीं किया जा सकता, मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, जबकि जो नेट इंडिया के संस्थापक थे, चेयरमैन हरि प्रसाद, उन्होंने अपने टीम के साथ, जब नवीन चावला जी इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे और 3 सितंबर 2009 को जब उनके सामने प्रस्तुत होकर के ये बताने की कोशिश करनी थी कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है या नहीं हैक किया जा सकता है, और जैसे ही ईवीएम देखा हरिप्रसाद ने, तो नवीन चावला जी के पास, नवीन चावला जी से कहा कि साहब मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, ये तो कोई भी हैकिंग में जो डिप्लोमा किया हुआ लड़का है वो भी आराम से हैक कर सकता है। इतना कहना था कि जो प्रोसेस चल रहा था कि ईवीएम किसी भी तरीके से उसको हैक नहीं किया जा सकता है, टेम्पर नहीं किया जा सकता है, उसके चरित्र पे लांछन नहीं लगाया जा सकता है, उस ईवीएम को चरित्रवान बताने के लिए नवीन चावला जी ने कार्यक्रम ही बीच में रोक दिया। क्योंकि उसके पहले भी हरि प्रसाद ने एक उसी तरह से डमी ईवीएम बना करके करीब 5 स्टेट में, पूरी तरह से 5 स्टेट में उसको करके दिखाया कि कैसे ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम हैक करने के क्या क्या तरीके हैं, वो 5 स्टेट में उन्होंने दिखाया, बाकायदा दिखाया। जब 5 स्टेट में दिखाने के बाद जब यहां शुरू करना था 3 सितंबर 2009 को, उसके पहले ही भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने एक पिटीशन फाइल, एक काउंटर फाइल किया, रिजॉइंडर फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रकरण है। अब प्रश्न यहां लीगल बैटल शुरू होता है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि हमारे सहयोग से भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों हमारे सहयोग से हमारी संस्थाओं की देखरेख में, डिफेंस मिनिस्ट्री के देखरेख में, और एटॉमिक जो हमारी संस्था है उसके देखरेख में मशीनें बनती है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फिर भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का कहां हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगर बुलाया है उसको हैक करने के लिए, जिस पर
जिसके चरित्र पे लांछन लग रहा है, तो क्या हमेशा सीता ही अग्नि परीक्षा देती रहेंगी, ईवीएम अग्नि परीक्षा नहीं देगी? सीता, माता सीता से ज्यादा महत्वपूर्ण ईवीएम सत्तादायनी लोकतंत्र भक्षणी माते ईवीएम का महत्व ज्यादा हो गया है, जो ये अग्नि परीक्षा नहीं देंगे। एक नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों, और अब तो और भी संगीन मामले हो गए हैं। क्यों? कि ईवीएम गाड़ियों में पकड़ी जा रही है, और जिनके गाड़ियों में पकड़ी जा रही है वो भाजपा के ही कार्यकर्ता मिल रहे हैं। क्या वजह है कि ईवीएम चरित्रहीन हो रही है, भाजपा के लोगों के साथ चरित्रहीन हो रही है? तो प्रश्न ये उठता है कि जो ईवीएम में इलेक्शन कमीशन और लॉ मिनिस्ट्री के जो रिप्लाई है, जो जवाब दिए गए हैं आरटीआई के जवाब में, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मिसिंग ईवीएम ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास हो, तभी तो उनके पास ही ईवीएम उनकी गाड़ियों में ही क्यों मिलती है, चुनाव के समय ही क्यों विचरण करने लगती है, ये ईवीएम व्यभिचार करने लगती है, दूसरे के गाड़ियों में सवार हो जाती, दूसरों के साथ सवार हो जाती है। कितनी चरित्रहीन हो गई ईवीएम। और चरित्रहीन ईवीएम लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकती है? प्रश्न ये है, जवाब देना है, जवाब तलाशना है। और खास तौर से इस देश में जो विपक्ष है, उस विपक्ष का क्या मत भ्रम हुआ है, कौन सा साक उनको आ गया है? ईवीएम पारदर्शी भी नहीं है, फ्री और फेयर इलेक्शन भी नहीं करा सकता है, फिर भी चुनाव के क्षेत्र में जाएंगे। तो ये लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों की मिली भगत है, दोनों की मिली भगत से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को फांसी के फंदे पे चढ़ाया जा रहा है, और किसी भी कीमत पे एक ईवीएम का बाहर मिलना ये संजीदा मामला है। इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उस समय रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो सक्षम नहीं रहा है ईवीएम को संभालने में। और यहां तो गाड़ियों में भर भर करके ईवीएम जा रहे हैं, और जब चुनाव हो जाता है और चुनाव में ईवीएम जब वो अपने गंतव्य तक पहुंचा दी जाती, काउंटिंग एजेंट्स काउंटिंग के पहले जो उसके रूम बनाए रहते हैं सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ, वहां जब पहुंच जाती तो वहां भी घपलेबाजी, काउंटिंग में भी घपलेबाजी। 2019 के चुनाव में जितने वोट पड़े और जितनी वोटें काउंट हुई, उन दोनों में 65,58,000 वोटों के डिफरेंसेस हैं, यानी कि 65,58,000 वोटें ज्यादा काउंट की गई हैं। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि अगर 50% पर्चियां काउंट की गई, गणना की गई, तो कम से कम 5 दिन लगेंगे रिजल्ट आने में। 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, फर्क क्या पड़ता है? वो सत्ता है, सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है। जिस सत्ता का परिवर्तन लहू की नदियां बहती थी, रक्त की नदियां बहती थी, खून की धारा से नदियां बह जाती थी, तब सत्ता परिवर्तन होता था। सत्ता परिवर्तन के लिए 5 दिन का वक्त बड़ा भारी वक्त हो जाएगा, क्योंकि उसमें छल करने का मौका नहीं मिलेगा। 65,58,000 वोटें ज्यादा काउंट करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए तो वही 65,58,000 वोटें जो ज्यादा काउंट किए गए हैं, वो 65,58,000 वोटों ने कम से कम 100 चुनाव क्षेत्रों को प्रभावित किया है। जो भाजपा शायद हार जाती, वो जीत गई है सिर्फ इस 65,58,000 वोटों की वजह से। इसलिए ईवीएम न्याय मंत्रालय द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा आरटीआई के जवाब में
जवाब दिए गए हैं, आरटीआई में मांगे गए सवालों के जो जवाब दिए गए हैं, दोनों में जो इतना डिफरेंसेज है वो शक पैदा करता है। शक ये पैदा करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ईवीएम कुछ प्राइवेट लोगों द्वारा खरीदी गई है और उसी ईवीएम को बदला जा रहा है। क्योंकि अगर उस पे जाएंगे तो ईवीएम के बदलने के भी बहुत तरीके हैं। जीवीएल नरसिम्हा ने अपनी किताब में ही डेमोक्रेसी एट रिस्क में ही लिखा है कि ईवीएम ठीक उसी तरह से है जिस तरह से सीपीयू और मॉनिटर कंप्यूटर का जुड़ता है और दोनों के बीच एक तार होता है, वायर होता है, उससे जुड़ता है। ठीक वही हाल है बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट का भी। तो ऐसी स्थिति में अगर ये कोई कहे कि ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती, ईवीएम के साथ छेड़खानी हो सकती है, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल हो सकती है। जो सप्लाई करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो इंजीनियर को मैकेनिक को इन्वॉल्व करते हैं, हायर करते हैं, उनके एक जगह नहीं कई जगह अप्रोचेज एक्सेस होते हैं ईवीएम के पास। और इतना ही नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट में जाती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उसके जूनियर उसके सबऑर्डिनेट के अक्सर एक्सेस में होती है। चूंकि ये चरित्र पे चलता है, नैतिकता पे चलता है, और किसी का भी नैतिक पतन हो गया, चरित्रहीन हो गया, वो बिकने के लिए तैयार हो गया, तो इसके साथ खिलवाड़ हो सकता है। इन्हीं प्रश्नों का जवाब तलाशना है। ये जो लोकतंत्र का अभिनय चल रहा है, लोकतंत्र का अभिनय बंद होना चाहिए। ईवीएम से ट्रांसपेरेंसी नहीं आ सकती, फ्री एंड फेयर कम इलेक्शन नहीं हो सकता, और इस बात को मुद्दा बनाया जाना चाहिए, इस बात का मुद्दा रखा जाना चाहिए, इस बात की लड़ाई लड़नी चाहिए। इस देश में जब तक ईवीएम रहेगा तब तक सनकी लोग शायद इस देश में चुनाव को प्रभावित करते रहेंगे, पैसे वाले लोग, मनी माफिया और मीडिया चुनाव को प्रभावित करते रहेंगे। इसलिए मॉरलिटी के आधार पे मनी माफिया मीडिया के खिलाफ लड़ा जा सकता है। मनी माफिया मीडिया के खिलाफ लड़ने के लिए मॉरलिटी अपना जीवित करिए, मॉरलिटी को पुनर्जीवित करिए, मॉरलिटी को मजबूत बनाइए, उसी के आधार पे इनको परास्त करिए, मनी माफिया और मीडिया को। तभी इस देश का लोकतंत्र बच सकता है, गरीब लोगों को न्याय मिल सकता है, मजदूरों को न्याय मिल सकता है, दलितों को उनको भागीदारी मिल सकती है, आदिवासियों को भागीदारी मिल सकती है, महिलाओं को भागीदारी मिल सकती है, बलात्कार की घटनाएं से बच सकती हैं। जो व्यक्ति जो समाज सत्ता में होता है उसके बहन बेटियों की तरफ कोई भी आंख उठा करके देखने की कोशिश नहीं करता। इसलिए अपने परिवर्तन के लिए, अपने विकास के लिए सत्ता के मंदिर पे कब्जा करो, दूसरे मंदिर तो बहुत बनते रहेंगे, चढ़ाते रहोगे और उसमें बर्बाद होते रहोगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र,